मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे ITI नगर में। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में 4.1 में मैग्नेटिक टर्म्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर 22 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था और अच्छे तरीके से हमने उनको समझा था। तो हमारी सीरीज चली हुई है अरिहंत पब्लिकेशन बुक का जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन चला हुआ है। तो उसी सीरीज में चलते हुए आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो हमारा 23 है। तो देखते हैं 23 क्वेश्चन क्या है हमारा। किस प्रकार का विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होगा जब धारा घुमावदार तरीके से लपेटे हुए तार में प्रवाहित होगी। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि हमने कोई तार लिया और उसको हमने घुमावदार बना दिया। कोई तार को हमने ऐसे घुमाव बहुत सारे इसमें लपेट दे दिए हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें धारा प्रवाहित की गई। अब ये हमारे दो टर्मिनल्स निकले गए, तो हमने इसमें धारा प्रवाहित की। ठीक है, यहाँ पे हमने वोल्टेज लगाया, धारा प्रवाहित की। तो ये कहता है कि कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा। तो हमें यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा चुंबकीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव देखने को मिलेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चुंबकीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर आता है 24। चित्र में प्रदर्शित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जब दोनों तार में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। देखिए, चित्र को आप भूल जाइए। हमने क्या पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। तो हमने क्या पढ़ा था? एक मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल कॉर्क रूल पढ़ा था हमने। तो जो मैक्सवेल कॉर्क रूल था वो क्या कहता है कि स्क्रू रूल। तो ये क्या कहता है कि यदि हम, ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है हमारा, अगर हम इसको क्लॉकवाइज में यानी इस प्रकार घुमाते हैं, ठीक है, तो जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आप देखो कि जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पैच कहाँ पे जाएगा? अंदर की तरफ। तो यानी अंदर की तरफ हमारी क्या जा रही है? विद्युत धारा। और जब हम इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो ये जो क्लॉकवाइज घूम रहा है ये हमारे क्या है? चुंबकीय परिपथ, यानी वो इस प्रकार हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा और जो हमारी धारा जाएगी वो अंदर की तरफ जाएगी। और जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे पेचकस, तो ठीक है, जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो तो हमारा पैच कहाँ पे आएगा? वापस आएगा। तो यानी अगर हमारा वापस आ रहा है तो धारा किधर है? वापसी की ओर। और जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है उसकी दिशा होगी वो हमारी इस प्रकार होगी। तो वही चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में देखो कि कुछ इस प्रकार है कि इधर आ रहा है, ठीक है, यानी इसमें हमारी किधर जा रही है? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो धारा हमारी अंदर की तरफ जा रही है। और ये इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसमें धारा बाहर की तरफ आ रही है। तो इसने कहा कि यदि दोनों धारा विपरीत हो, ये अंदर की तरफ जा रही है, ये बाहर की तरफ आ रही है, तो दोनों विपरीत हो गई, एक अंदर जा रही है, एक बाहर जा रही है। तो जब दोनों विपरीत होएगी तो इनकी जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो भी हमारी विपरीत होगी। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखिए आप किधर जा रही है? ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हमारी विपरीत दिशा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, विपरीत दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25 में कहता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थों से संबंधित नहीं रखता। देखिए, जो हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं: लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो इसने पूछा है कि इसमें लोह चुंबकीय पदार्थ संबंधित नहीं रखता है, मतलब जो लोह चुंबकीय पदार्थों से संबंध नहीं रखता वो हमारा है निकिल लोह। तो 25 का क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, निकिल लोह। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में कहता है कि निम्न में से कठोर चुंबकीय पदार्थ का अनुप्रयोग है। कि अनुप्रयोग क्या होता है कि हमारा, मतलब हम कहाँ पे यूज करते हैं, वो हमारा अनुप्रयोग होता है। तो जो हमारा कठोर चुंबकीय पदार्थ है वो हम ट्रांसड्यूसर में भी यूज करते हैं, टेलीविजन ट्यूब में भी यूज करते हैं, ऑडियो स्पीकर में भी यूज करते हैं, यानी हम तीनों में यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 27। निम्न में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है?
देखिए ये कह रहा है कि कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसने 4 ऑप्शन दिए, यानी हमें 3 तो जो 3 पदार्थ हैं हम पहले देख लेते हैं कि चुंबकीय पदार्थ को बनाने के लिए कौन कौन से हमें पदार्थ यूज करते हैं हम। एक करते हैं हम एल निको। देखो इसको 3 टुकड़े में बांटो एल निको यानी एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट। ठीक है, एक इसमें हम ले लेते हैं मैग्नीज। ओके, क्या ले लेते हैं, मैग्नीज। और हमारा पांचवा आता है स्टील। तो इससे हम कृत्रिम चुंबक बनाते हैं। कृत्रिम चुंबक होता है हमारा आर्टिफिशियल, जो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी अस्थायी। वो हम लेक्चर में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक से। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ये इसने पूछा है कि कृत्रिम चुंबक बनाने में उपयुक्त नहीं है, तो वो हमारा नर्म लोहा है, जो हमारा नर्म लोहा है, सॉफ्ट आयरन है, उसका उपयोग नहीं करते। तो इसका राइट 27 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्म लोहा। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 28 पूछता है कि मोटर्स तथा जनरेटरों में निम्न में से कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है। देखिए हमारी 2 प्रकार की चुंबक होती है, स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। कृत्रिम चुंबक होती है जो हमारे आर्टिफिशियल। स्थायी चुंबक वो होती है कि जो लंबे समय तक यानी काफ़ी वर्षों तक उसमें चुंबक का गुण विद्यमान रहता है। और अस्थायी चुंबक वो होती है कि जिसमें हमें तुरंत उससे चुंबक तो जो बल लगाकर हम उसे चुंबक तो बनाते हैं, अगर हम वो बल हटा ले तो वो तुरंत चुंबक गुण खत्म हो जाता है, तो वो होता है हमारा अस्थायी चुंबक। तो जब हम देखते हैं कि मोटर्स तथा जनरेटरों में देखते हैं तो कि जब हम उसमें सप्लाई देते हैं तो उसमें एक चुंबक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। और जब हम जो सप्लाई होती है उसको हटा लेते हैं तो जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो हमारा समाप्त हो जाता है। तो वो चुंबक कौन सी बनी वहाँ पे, वो चुंबक बनती है हमारी अस्थायी चुंबक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थायी चुंबक। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29 में कहता है कि नीचे चुंबक के संदर्भ में 2 कथन दिए गई है। कथन देखते हैं क्या क्या है। कथन पहला कहता है कृत्रिम चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है जी। कृत्रिम चुंबक जो हमारी आर्टिफिशियल चुंबक होती है वो 2 प्रकार की होती है, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। कथन नंबर 2 कहता है इस्पात यानी स्टील की छड़ को चुंबकीय प्रेरण के द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है। चुंबकीय प्रेरण के द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30 कहते हैं कि जिस प्रकार की धारणा शक्ति उच्च होती है, जिस पदार्थ की धारणा शक्ति उच्च होती है। पहले देखो धारण शक्ति, देखो क्या होती है। धारण शक्ति होती है हमारी रिटेंटिविटी। देखिए जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ पर चुंबक बल लगाते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, ठीक है। और जब हम वो चुंबकीय बल हटा लेते हैं तो उसमें कुछ शेष चुंबक रह जाता है। क्या रह जाता है उसमें, चुंबकीय गुण शेष रह जाता है। तो जिसे हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, यानी अवशिष्ट चुंबक बोलते हैं, बचा हुआ चुंबक बोलते हैं। तो जो वो गुण जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसे हम बोलते हैं धारण शक्ति यानी रिटेंटिविटी। तो ये कहता है कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति रिटेंटिविटी उच्च हो यानी हाई हो, तो वह निम्न में से क्या बनाने के लिए उपयुक्त होता है। कि देखिए हम जानते हैं कि हम स्थायी चुंबक जब बनाते हैं तो हम जानते हैं कि हमें इसमें जो हमारा चुंबकीय गुण है उसे हमें लंबे समय तक रखना है। तो जब हम लंबे समय तक रखेंगे तो उसकी जो धारण शक्ति भी अधिक होनी चाहिए। यानी धारण शक्ति अभी बताया मैंने कि उसमें जो बचा हुआ चुंबक है वो बचा रहना चाहिए। तो ऐसे पदार्थ हम कहाँ पे यूज करते हैं, स्थायी चुंबक बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थायी चुंबक। क्वेश्चन नंबर 31, विद्युत युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है। ये कहता है कोई हमारी विद्युत युक्तियाँ है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है में एक विद्युत चुंबक से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को। देखिए जब हमें मान लिया कि हमारी कोई मोटर है, मोटर में हमने सप्लाई दी, देखो ये मोटर की वाइंडिंग है हमारी इस प्रकार, ठीक है, ये 2 तार निकले हुए हैं। तो हमने यहाँ से सप्लाई दी इनको, तो यहाँ से धारा चली। अब ये कह रहा है इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। ये कह रहा है कि हमने इसमें धारा दी, तो जब धारा देंगे तो इसमें कौन सा गुण देखने को मिलेगा हमें, चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव हमारा उत्पन्न हो गया, इसमें चुंबकीय परिपथ उत्पन्न हो गया। तो ये कह रहा है कि हम इसकी दिशा यानी अब फिलहाल इसकी दिशा इस प्रकार है, क्लॉकवाइज है। ये कह रहा है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज करनी है, उल्टी करनी है। तो किस प्रकार करेगा उसका
आसान तरीका क्या है? आसान तरीका सिंपल ये है कि जो हमारे ये वोल्टेज है यानी बैटरी है हमारी ये कोई, इसके टर्मिनल बदल दो। क्या कर दो? इसके टर्मिनल्स को बदल दो। यानी इधर हमने पॉजिटिव दिया था पहले, इधर नेगेटिव, अब इधर नेगेटिव कर दो, इधर पॉजिटिव कर दो। ये हमारा आसान तरीका होता है चुंबकीय जो फ्लक्स है उसकी दिशा को बदलने का। तो 31 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तेजित कुंडली में धारा परिवर्तन कर देने पर, यानी धारा को बदल देने पर, धारा का मान बदलने पर देने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 32। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों का भला चाहते हो तो वीडियो को शेयर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 32 में कहता है निम्न में से कौन सी धातु अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है? देखिए, मैंने अभी बताया था कि हमारे 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ जिसे बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंग्लिश में। दूसरा आता है हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तीसरा आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिसे बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। जो हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, फर्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट क्या आता है हमारा? लोह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम क्या क्या आता है। इसमें आता है एक आयरन, लोहा। दूसरा आता है स्टील। तीसरा आता है निकिल। चौथा आता है कोबाल्ट। और जो इनकी परमेबिलिटी होती है यानी कि 1 से 1000 तक। ओके, ये हमारा क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं कि जो इसे चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर उनमें भी चुंबक का गुण आ जाए, वो हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। दूसरा है हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है जी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। ये हमारा क्या होता है अनुचुंबकीय पदार्थ कि जिसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र में लाए और उसमें कोई भी चुंबक का गुण विद्यमान न रहे, तो वो हमारा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इसे देख लेते हैं कि कौन कौन से कुछ मटेरियल्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें होता है एक हमारा कॉपर Cu, एक होता है एल्यूमिनियम, एक होता है मैग्नीज, एक होता है प्लेटिनम। ओके, जो इनकी परमेबिलिटी होती है वो होती है 1 से अधिक। क्या होती है? 1 से अधिक। तीसरे नंबर पर आता है हमारा डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक क्या होता है कि जिसमें जैसे हमारा कोई पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है, तो हमने उसको उसमें रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें भी कोई चुंबक का गुण नहीं आता, लेकिन वो जब चुंबक का गुण तो नहीं आता, लेकिन जब जिस चुंबक में हम रखते हैं जो उनकी चुंबकीय परिपथ होता है वो उसमें बाधा डालता है, वो हमारा क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। वो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से होता है हमारा। ये होता है हमारा गोल्ड, फिर होता है हमारा लेड यानी Pb, क्या है होता है? लेड, सीसा। फिर होता है हमारा बिस्मिथ, ठीक है जी, एंटीमनी, और जी ब्रास यानी पीतल, ब्रास। तो हमारा इसकी जो परमेबिलिटी होती है वो होती है 1 से कम। आपको ये याद रखना है। ये 3 प्रकार के बताए हमने, फेरोमैग्नेटिक यानी लोह चुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक ये होता है हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है आयरन, स्टील, निकिल, कोबाल्ट। पैरामैग्नेटिक कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम। डायमैग्नेटिक होता है गोल्ड, लेड, बिस्मिथ, एंटीमनी, ब्रास। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 32 में देखो, निम्न में से कौन सी धातु अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है? अनुचुंबकीय पदार्थ अभी बताया मैंने, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें कॉपर यानी तांबा। तांबा हमारा है अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, बिस्मिथ हमारा हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, निकिल हो जाएगा लोह चुंबकीय पदार्थ, कोबाल्ट हो जाएगा लोह चुंबकीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 33 में कहता है कि एक पदार्थ जिसकी धारण शक्ति निम्न है। देखिए, अभी हमारे पास में क्वेश्चन आया था 30 नंबर का। 30 नंबर में क्या कहता है कि जिसकी धारण शक्ति उच्च होती है,
हाई होती है उसे हम कहाँ यूज करते हैं, उसे हम स्थायी चुंबक परमानेंट चुंबक में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने कहा है कि धारण शक्ति यानी रिटेंटिविटी कम है, तो उसका प्रयोग, उस पदार्थ का प्रयोग हम कहाँ पे यूज करेंगे, उस पदार्थ का प्रयोग हम अस्थायी चुंबक में प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसने ऑप्शन में हमें अस्थायी चुंबक नहीं दिया है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो हमारी विद्युत चुंबक होती है वो अस्थायी चुंबक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विद्युत चुंबक। क्वेश्चन नंबर आता है 34, निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है। देखो फिर पूछ रहा है कि जो विद्युत चुंबक है, विद्युत चुंबक किस इक्विपमेंट में यूज नहीं होती। देखिए कॉलिंग बेल में भी विद्युत चुंबक देखने को मिलेगी, सुरक्षा रिले में भी देखने को मिलेगी, ट्रांसफार्मर में भी आपको विद्युत चुंबक देखने को मिलेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें आपको विद्युत चुंबक नहीं देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रिक आयरन। क्वेश्चन नंबर आता है 35, निम्न में से किस विधि में चुंबक बनाए जाने वाली छड़ को कॉइल के बीच में रखने की आवश्यकता होती है। देखिए डिस्प्ले पर एक आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये हमारी वैद्युतिक विधि है। वैद्युतिक विधि से बनाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, दो कॉइल लेते हैं, दो कॉइल में डीसी सप्लाई दे देते हैं और बीच में स्टील की छड़ रख देते हैं। तो कुछ समय पश्चात देखते हैं कि इसमें देखो जब हमें कॉइल में डीसी सप्लाई देंगे तो इसमें चुंबक बनेगा। तो जब चुंबक बनेगा तो हमें पता है कि स्टील एक हमारा ऐसा धातु है कि जब हमें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें भी चुंबक का गुण आ जाता है, क्योंकि वो लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो इसलिए वो क्या बन जाती है, हमारी चुंबक बन जाती है। और इस विधि को क्या बोलते हैं हम, वैद्युतिक विधि में। क्या बोलते हैं, वैद्युतिक विधि में। आपको याद रखना है कि चुंबक बनाए जाने वाली छड़ को कॉइल के बीच में रखने की आवश्यकता होती है, वो हमारी होती है वैद्युतिक विधि। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वैद्युतिक विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है बिस्मिथ एवं एंटीमनी डाई मैग्नेटिक पदार्थ के उदाहरण है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी पढ़ा था मैंने, जो हमारा बिस्मिथ है और एंटीमनी है वो हमारा डाई मैग्नेटिक पदार्थ है, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। और इनकी चुंबकशीलता कितनी होती है, इनकी चुंबकशीलता हमने अभी क्या बताई थी, इनकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है। तो इसका जो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 से कम। क्वेश्चन नंबर आता है 37 में कहता है कि पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। पैरामैग्नेटिक पदार्थ मैंने अभी बताया था, पैरामैग्नेटिक पदार्थ होता है अनुचुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक का गुण नहीं ले पाते, वो हमारा पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, जो कि कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और प्लेटिनम है, और जिनकी परमेबिलिटी चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 से अधिक। पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 38, कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक द्रव्य के अंतर्गत आता है। देखिए पैरामैग्नेटिक जो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो हम याद कर लेते हैं एक बार, हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थ कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम। आपको ये याद रखने होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, ये नॉर्मल से आते रहेंगे, ठीक है। कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम। तो हम सबसे पहले देखते हैं, कांच भी हमारा पैरामैग्नेटिक नहीं है, कागज़ भी, लकड़ी भी, एल्यूमिनियम। देखो ये आ गया हमारा एल्यूमिनियम, हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तो 38 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर आता है 39, एक द्रव्य जिसे केवल बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है क्या कहलाता है। देखो जब हमें पता है कि कुछ पदार्थ हमारे पास में ऐसे है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय गुण नहीं ले पाते, वो हमें क्या पता है, वो हमारे पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। लेकिन हमारे पास में एक वो भी है डायमैग्नेटिक मटेरियल, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जो उनसे रख तो लेते हैं लेकिन वो हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको प्रभावित करते हैं, यानी उसका प्रभाव कम कर देते हैं। तो ये कहता है कि एक द्रव्य जिसे केवल बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकते हैं, यानी जिससे बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकते हैं, बहुत ही कम, यानी बनाया जा सकता है लेकिन बहुत कम, तो वो हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। जो हमारा डायमैग्नेटिक होता है इससे बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुचुंबकीय। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 40 में कहता है कि निम्न में से एक लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोह चुंबकीय पदार्थ अभी बताया था मैंने, क्या क्या है हमारा, लोहा, स्टील यानी इस्पात, निकिल, कोबाल्ट।
तो इसने दिया है हमारा आयरन क्या होगा, हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ, निकिल भी लोह चुंबकीय पदार्थ, एल्यूमिनियम हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ है और कोबाल्ट हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो इसने पूछा है कि लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो जो लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है वो हमारा एल्यूमिनियम है, जो हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर आता है 41 में कहता है कि निम्न में से कौन सा द्रव्य एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, कौन सा द्रव्य एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय हमारा क्या है, डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक हमारा क्या है, गोल्ड, लेड, बिस्मिथ, एंटीमनी, ब्रास। देख लेते हैं, प्लेटिनम हमारा है अनुचुंबकीय पदार्थ, कॉपर हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ, एल्यूमिनियम हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ। बचता है हमारा कांच, कांच हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 44 में कहता है निम्न में से कौन सा द्रव्य एक लोह चुंबकीय पदार्थ है, निम्न में से कौन सा द्रव्य एक लोह चुंबकीय पदार्थ है। लोह चुंबकीय पदार्थ फिर याद करो अपना क्या बताया था, लोह चुंबकीय पदार्थ आयरन, स्टील, निकिल, कोबाल्ट। तो इसमें देखते हैं प्लेटिनम हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ है, एल्यूमिनियम हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ है, कॉपर हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ है और स्टील हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टील हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 43 में कहता है कि सोलेनाइड का प्रयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता। सोलेनाइड का प्रयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता है। सोलेनाइड हमारा वो होता है कि हम किसी गोले वस्तु पर, बेलनाकार वस्तु पर इस प्रकार तांबे के तार को लपेटकर उसमें धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसमें एक चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबक की तरह कार्य करता है, तो हमारा वो सोलेनाइड होता है। तो ये कहता है कि सोलेनाइड का प्रयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता। तो मोटरों में भी हमें एक कुंडली देखने को मिलेगी जिसे हम सोलेनाइड बोलते हैं, विद्युत घंटे में भी सोलेनाइड मिलेगा और मापन उपकरणों में भी सोलेनाइड मिलेगा। लेकिन सेलों में हमारा रासायनिक क्रियाएँ होती है, उसमें चुंबकीय क्रियाएँ नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेलों में हमें सोलेनाइड का प्रयोग नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन हमारा आता है 44 में कहता है कि कौन सा नियम बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन दर का समानुपाती होता है। देखिए आप अपने जो हमारे माइकल फैराडे हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उनको याद करिए। उन्होंने बहुत से नियम दिए हैं, रासायनिक क्रियाओं में भी नियम दिए हैं और चुंबकीय प्रभाव में भी नियम दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा चुंबकीय प्रभाव चल रहा है, तो चुंबकीय प्रभाव में उन्होंने 2 नियम दिए थे। प्रथम नियम कहते हैं कि यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो जब हम चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ जो हमारा, तो जो फ्लक्स में हम परिवर्तन हो करते हैं, तो जो परिवर्तन होता है उसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये हमारा था फैराडे का पहला नियम, जिसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम। दूसरा है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का द्वितीय नियम। देखिए जो द्वितीय नियम में क्या बोला, पहले नियम में तो कहा कि यदि हम फ्लक्स का परिवर्तन, फ्लक्स के मान की परिवर्तन कर दें तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। लेकिन दूसरे नियम में उन्होंने क्या कहा कि जितना परिवर्तन हम करेंगे उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो यही बात हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि कौन सा नियम बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम, यानी जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन दर का समानुपाती होता है। तो वो हमारा कहता है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का द्वितीय नियम बताता है कि जितना फ्लक्स परिवर्तन होगा उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारा ये चैप्टर चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबक खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ अच्छा सा नया टॉपिक लेकर, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अच्छी लगती है तो लाइक करें, और यदि अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, और समय समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए ITI नगर को सब्सक्राइब करें। टाटा एंड बाय बाय।